कैसे हो? बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे, है ना। कक्षा छठवीं का पहला भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें जिसमें हमने पढ़ लिया था सूर्य तक। कल सूर्य के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। लेकिन अभी और आज करते हैं। तो सूर्य की बात करें हम, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों से बना हुआ है। सूर्य का जो बना हुआ है ना, किन पदार्थों से बना हुआ है, पदार्थों की बात करें तो सूर्य गैसों से बना हुआ है। हमने अब पहले पार्ट में पढ़ा था कि ग्रहों और तारों में क्या अंतर है ना। जो तारे होते हैं, ये जो तारे होते हैं ना, वो गैसों से बने होते हैं। जो तारे होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। कल हमने बात की थी इसके बारे में, तारे, है ना। तारों और ग्रहों के बारे में कल बात की थी। तो जो गैसों से बने होते हैं, जिनमें नाभ की संलयन होता है और अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश ये बनाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। वैसे ही सूर्य भी एक तारा है ना। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य के पास भी अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा है, ठीक है। और पूरे सौर मंडल के लिए सूर्य क्या है? पूरे सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ये सबसे हमारा नजदीक का तारा तो है ही, लेकिन क्या है, इसकी दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो भी इसकी हानिकारक किरणों से हमको बचाने का काम करता है ना। तो ये सब बात है। और सूर्य की बात करें तो पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ग्रहों की। किसकी बात करेंगे? ग्रहों की, ठीक है। एक सेकंड, ग्रहों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ग्रहों की बात करें हम, तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम इन ग्रहों की बात करें, तो पहला है कौन? पहला है बुध। एक सेकंड, पहला कौन सा है? बुध। दूसरा पृथ्वी। यानी कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। फिर उसके बाद शुक्र है, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है ना। फिर चौथे नंबर पर मंगल आता है ना। फिर पांचवें नंबर पर बृहस्पति आता है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। फिर छठवें पर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। ये कुल 8 ग्रह हैं, जो कि दूरी के अनुसार क्रमशः दिए हुए हैं। इन्हें याद रख लेना। अगर हम दो अपना रिवीजन करें, तो पहला पहला याद करो, आप अपने मन में याद करो, है ना। सूर्य के पास का सबसे पहला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, ठीक है। दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है? वो है मंगल। पांचवें नंबर का ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। छठवें नंबर का ग्रह कौन सा है? वो है शनि। और सातवें नंबर का ग्रह यूरेनस और नेपच्यून। आठवें नंबर का नेपच्यून है। इन सबको याद रख लेना, है ना। अगर आपको याद नहीं आए तो एक ट्रिक दी गई है यहाँ पे, बड़ी आसानी। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका दिया गया है। तो ये आसान तरीका क्या है, देखो पढ़ते हैं ना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस सेंटेंस को तुम याद रख सकते हो, है ना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। तो एम से क्या हो गया? मरकरी हो गया, है ना। बी से वीनस हो गया। ई से क्या हो गया? अर्थ हो गया ना। सेकंड, ई से क्या हो गया? अर्थ हो गया। एम से क्या हो गया? मार्स हो गया। जे से क्या हो गया? जुपिटर हो गया,
है ना। और एस से क्या हो गया, तो जे से हो गया जुपिटर, एस से क्या हो गया, तो एस से क्या हो गया सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, ये इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप वैसे ही याद रखिए तो ही ज्यादा सही है ना। ठीक है, तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ पर मतलब मैंने तुम्हें क्या है चित्र दिखाया हुआ था, क्या चित्र दिखाया हुआ था, तो देखो ये चित्र दिखाया हुआ था, एक सेकेंड, और शुरुआत में ही होगा है ना। ये चित्र देखें आप, तो ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो ये क्या है, ये क्या है सूर्य। ठीक है, इसके चारों ओर ये गोल गोल से बने ये क्या है रास्ते हैं सभी ग्रहों के। हर ग्रह का अपना एक रास्ता है जिसे क्या है पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पथ। पथ माने राह, रास्ता, ये जानते हैं आप है ना। तो बुध है ना अपनी रास्ते पर सूर्य का परिक्रमा करता है, और पृथ्वी अपने रास्ते पर करती है, मंगल अपने रास्ते पर करता है। तो इस प्रकार से जो ये ग्रह है ना इसका सूर्य का क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना? तो सभी 8 ग्रह अपने फिक्स्ड, निश्चित मतलब फिक्स रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं। इन रास्तों की बात करें ना हम, तो ये जो रास्ते हैं ना, कौन से रास्ते भाई, तो जो ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं ना, किसका, एक सेकंड कलर चेंज करो, ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो रास्ता कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। जैसे कि देखो ये सूर्य है, इसकी दीर्घ वृत्ताकार मतलब इस तरीके से यानी कि बीच में थोड़ा पास पास और फिर दूर दूर है ना। इस तरीके से जो रास्ता है ना चक्कर लगाने का, वो रास्ता कहलाता है दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करते हैं वो कैसे करते हैं, तो वो दीर्घ वृत्ताकार उसमें करते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। ये क्या कहलाती हैं, कक्षा कहलाती हैं। सभी ग्रहों की क्या कहलाती हैं, कक्षा कहलाती हैं, जिसमें ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। तो बुध को कितने दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, तो 88 दिन लगते हैं। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ने से पहले क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं ना, बताइए, कमेंट करके बताइए, है आगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, है ना। और क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न बने कि कौन से ग्रह का आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है, तो वो कौन सा ग्रह है, वो है शुक्र। शुक्र ग्रह की आकृति एवं आकार कैसा है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है प्लूटो की। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक करी। उस बैठक में अगस्त 2006 से यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये 2-3 ग्रह हैं, एक तो सिरस है, ठीक है, एक सिरस है, एक है 2003 यूवी 313, ठीक है, एक और प्लूटो की बात करें तो ये क्या है, बौने ग्रह कहे जाते हैं। इनकी परिभाषा 2006 में जो बैठक हुई थी उसमें तय की गई थी। ठीक है, ये याद रखना। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। ठीक है, क्योंकि हम इस पर रहते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। हमें अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें पृथ्वी की जानकारी भी होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना।
पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें हम तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जब हमने ग्रह पढ़े तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सूर्य से एक सेकंड सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी की दूरी है ना, वो कौन से नंबर की है, वो है तीसरे नंबर की। ठीक है, और आकार में यह पांचवा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। आकार की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसी क्रम में जो पृथ्वी का आकार है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी की बात करें हम तो अगर मैं चित्र बनाऊं यहाँ पे तो पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है। ठीक है, ध्रुवों पर थोड़ी सी, मान लो ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है और बीच में इस तरीके से उभरी हुई है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है। ठीक है, एक सेकंड ना, तो मान लो ये क्या है, ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, बीच में इसका आकार उभरा हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा चपटा हुआ है। ठीक है, तो इस आकार को क्या कहते हैं, इस आकार को कहते हैं भूआब। क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। ठीक है, भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान का आकार, यानी कि पृथ्वी के जो आकार है ना उसे भूआब कहते हैं। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल और केवल पूरे सौर मंडल में पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अगली बात समझ में, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? तो पहली बात, यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए, जीवन को होने के लिए जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं वो पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वायु, जल, ऑक्सीजन, है ना, गैस है, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो ये सारी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी क्या है, एक जीवन होने के लिए सबसे अनुकूल ग्रह है और यहाँ पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर, वो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई मतलब 2/3, सॉरी पेन चेंज करना भूल गया है, 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, मतलब 3 में से 2 भाग की बात करें हम तो 2/3 सतह पर क्या पाया जाता है? तो 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है ना, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 2/3 हिस्से पर, 2/3 हिस्से का मतलब क्या है, अगर आप 2/3 हिस्से को परसेंटेज में करेंगे तो कितना हो गया, लगभग 70% हो गया है ना, 70-71%। तो हमें पता है कि पृथ्वी पर 70% पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं सभी कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। किन्हीं कारणों से, क्योंकि वहां पर जीवन की परिस्थितियां हैं और 2/3 हिस्से पर जल भी पाया जाता है ना, और आसमान से अगर इसे हम देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, नीला ग्रह दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगर अब कोई आपसे कहे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा या करीबन 70% हिस्सा क्या है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, ये सब था पृथ्वी के बारे में, है ना।
अब हम बात करेंगे आगे किसकी, चंद्रमा की। ठीक है, ये जो साइड में फैक्ट है ना दोस्तों, मैं इनको थोड़ा सा बाद में एक साइड से पढ़ा दूंगा, पहले मेन टॉपिक पढ़ा दूं। ठीक है। तो देखो इन्हें पढ़ भी लेते हैं, चंद्रमा को पढ़ने से पहले हमें इन्हें पढ़ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को 69 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो क्या आपको याद था अब से पहले कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये कहाँ के थे? क्या आप बता सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, कौन से देश के थे? पता हो तो कमेंट करके बताओ, है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए के थे, है ना। कहाँ के थे? यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। 20 जुलाई 1969 को उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या किया था? कदम रखा था। ठीक है, मालूम करो, ये आपका होमवर्क है, मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? बताओ कमेंट करके, ये है ना, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? गया है अभी तो आपको पता है कि चंद्रमा पर है ना भारत का सैटेलाइट जा चुका है। ठीक है, और चलो आगे चंद्रमा के बारे में ही पढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि खगोलीय क्या दिया हुआ है, ये देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर की जरूरत पड़ेगी अपन को इसको। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रहों की बात करें और उपग्रहों की बात करें तो ग्रहों की तो बात हम कर चुके हैं, उपग्रहों की बात करें तो हम उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आ गई बात समझ में? अब उपग्रह क्या होते हैं, है ना, सैटेलाइट क्या होते हैं? इंग्लिश में उपग्रह को सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपग्रह क्या होते हैं? जो उपग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? तो उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ये उपग्रह है। अच्छा, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना। एक नेचुरल उपग्रह यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, एक ह्यूमन मेड कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। इसकी बात करें हम, मानव निर्मित उपग्रह क्या एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है और इससे रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है मानव ग्रह उपग्रह को। ठीक है, क्या आपको पता है यार, क्या आपने कभी पहले सोचा था कि हम यहाँ पर बैठे हैं अपने घर पे, हम किसी दूर बैठे मित्र को फोन से बात कर लेते हैं तो वहाँ यहाँ की आवाज वहाँ कैसे चली जाती है? ये सोचा तो होगा आपने, है ना। सोचना चाहिए अगर ना नहीं पता है आपको तो। दोस्तों ये जो आवाज है ना फोन की, ये तरंगों के माध्यम से जाती है। तरंगों के माध्यम से कैसे जाती होंगी सर? तो तरंगों के माध्यम से क्या है, ये उपग्रहों का ही कमाल है। मनुष्य ने पृथ्वी से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े हुए हैं तो तरंगें यहाँ से उपग्रहों से टकराती हैं और उससे टकरा के दूसरे डिवाइस तक पहुंचती हैं। ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए YouTube पे सर्च करो, आवाजें है ना कैसे पहुंच जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन वही है कि थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाएंगे, है ना। तो चलो अब चंद्रमा को पढ़ते हैं। ठीक है,
इसको मिटाना पड़ेगा यार, इसको ये बीच में लाइन खींच गई है। एक सेकंड में अपने आप को इधर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बीच में जो लाइन खींची है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चल हाँ, चंद्रमा की बात करते हैं हम, चंद्रमा की। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर चंद्रमा के व्यास की बात करें, चंद्रमा का व्यास कितना है, यानी कि जितना भी पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 भाग क्या है, 1/4 व्यास है। परसेंटेज में 1/4 कितना होगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। परसेंटेज में, है ना, नहीं पता, 25% होगा, है ना। तो 1/4 है पृथ्वी, यानी कि अगर अब कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए, याद रखना चाहिए, है ना, कि जो चंद्रमा का व्यास होता है वो व्यास कितना है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, एक सेकंड, पेन चेंज नहीं कर पाई यार, कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी कि कल वाले पार्ट में पढ़ा था कि तारे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। कारण क्या है, कारण है वो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। उनकी तुलना अगर चंद्रमा से करें ना, तो चंद्रमा बहुत छोटा है उन ग्रहों, तारों, सूर्य की बात करें, है ना। लेकिन ये हमें बड़ा प्रतीत दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे नजदीक है, हमारे पृथ्वी के पास में है। अभी आपने कल इसी किताब में तो पढ़ा था कि कोई वस्तु अगर हमसे दूर रखी होती है तो वो हमें छोटी प्रतीत होती है। हवाई जहाज अगर आसमान में उड़ रहा है तो वो हमें छोटा प्रतीत होता है, और वही हवाई जहाज अगर पास में होता है, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, हमें बड़ा प्रतीत होता है, जिसमें हम बैठ कर भी जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये पास में, इसलिए क्या है, छोटा है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है। अब कोई पूछे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको याद रहनी चाहिए ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया, कक्षा 6वीं के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना, कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, है ना। याद रखिए ना, रखना आप भूलना नहीं, रिपीट करना, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। रिवीजन और रिपीटेशन बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना अब कर सकते हैं आप पृथ्वी से ना, कि पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा। अच्छा, हमने सूर्य की दूरी कितनी है, क्या याद है आपको कि या भूल गए हैं? याद होना चाहिए यार, क्योंकि ये बताया है मैंने, है ना। तो देखो, सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, CR लिख देता हूँ, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। और इसकी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। याद रहेगा ना, अब आपको रहना भी चाहिए, बोलना नहीं, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दिया हुआ है चंद्रमा के बारे में, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। चलो, हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, पेन चेंज कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो आपने कभी तक कमेंट किया नहीं यार कि पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है, बताओ कमेंट करके, है ना। तो पृथ्वी की बात, चंद्रमा की बात करें हम, ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। अक्ष पर घूमना और किसी के चारों ओर घूमना। जब जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये सूर्य है, ठीक है।
इसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है चारों ओर, तो वो क्या हुआ कि वो परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमण, उसे परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, परिक्रमण। लेकिन कोई ग्रह जो अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ऐसे घूम रहा है एक जगह से, अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमने का क्या मतलब है, जैसे अपन खड़े हैं तो अपन खड़े होके सीधे ऐसे घूम जाए चारों ओर, चारों ओर को घूम जाए अपने एक जगह पर ही, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे परिभ्रमण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, परिभ्रमण। ठीक है, तो ये परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको अंतर पता चला। जब किसी के चारों, जैसे मंदिर जाते हैं आप, तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर परिक्रमा ना, वैसे ही उसी को परिक्रमण बोलते हैं। और परिभ्रमण मतलब अपनी ही जगह पर चारों ओर घूम जाना। ठीक है, तो 27 दिनों में ये परिक्रमण करता है और परिभ्रमण भी उतने ही दिनों में करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर भी कितने दिनों में घूमता है, उतने ही दिनों में घूमता है। ठीक है, जितना की परिक्रमण करता है। अब आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद, अगर से फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, है ना, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। यह इतने ही समय में लगभग अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो अच्छा, प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। सोचा है आपने, पूरा चंद्रमा थोड़ी दिखाई देता है, हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि जितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूमता है, इसलिए चंद्रमा का एक हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जीवन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है, वायु जरूरी होती है ना, एटमॉस्फेयर जरूरी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। हाँ, रात को हम जब आसमान में देखते हैं तो काले चमकते हुए चंद्रमा में थोड़े धब्बे से दिखाई देते होंगे, है ना, परछाई सी दिखाई देती होगी। वो परछाई किसकी होती है, वो परछाई सतह पर पर्वतों की, मैदानों की और गड्ढों की होती है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। देखो, पूर्णिमा के दिन जब चंद्र पूरा होता है तब हम रात में ऊपर देखते हैं ना चंद्रमा को, तब उस पर परछाई जैसी काला काला सा दिखाई देता है। ये मैदानों की, पर्वतों की, इनकी क्या होती है, छाया होती है। आ गया समझ में। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की और उल्का पिंडों की। ठीक है, कितना रह गया, थोड़ा सा बात हो गया। क्षुद्र ग्रहों की बात करते हैं अब, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, देखो चित्र में भी देख सकते हैं आप, है ना, हाँ देखो, ये यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, ऐसा बड़े बड़े पत्थर जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ही होते हैं क्षुद्र ग्रह। चलो परिभाषा जानते हैं इनकी। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त तारे पढ़ लिए हमने, तारे क्या होते हैं उनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। ग्रह भी, ग्रहों की भी परिभाषा बता दी थी आपको। उपग्रह क्या होते हैं इनकी भी परिभाषा बता दी। आप इनको, इनकी परिभाषाएं मन से, कॉपी पे मन से लिखने की कोशिश करें। मन से लिख पा रहे हैं क्या, तो आपको याद है, अगर ध्यान से आपने देखा हुआ है तो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं लिख पा रहे तो दोबारा से वीडियो देखो, है ना, तभी याद होगा। ठीक है, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी छोटे छोटे दूसरे और भी पिंड होते हैं, है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके के पिंड होते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र मतलब छोटे ग्रह। छोटे क्यों है ये, क्योंकि ग्रहों की तुलना में ये छोटे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं। ठीक है, ये मंगल,
एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह पिंड, बड़े बड़े छोटे पिंड, तो ये ना ग्रहों से ही टूटे हुए हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है, ये ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है सर, ये क्षुद्र ग्रह ये होते हैं, तो उल्का पिंड क्या होते हैं, जरा उल्का पिंड समझाइए। तो चलो आ जाओ, उल्का पिंड के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। उल्का पिंड क्या होते हैं, चलो उल्का पिंडों के बारे में पढ़ते हैं। मैं अपने आप को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे और करता हूँ। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। समझ नहीं आया सर? अभी थोड़ी देर आपने कहा था कि पत्थरों के टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अच्छा समझेंगे, पहले पूरा पढ़ के देखते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों के कैसे छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं ना, पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पृथ्वी पर बड़ी तेजी से गिरते हैं। ठीक है, बहुत सारे उल्का पिंड तो गिर भी जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जब उल्का पिंड आते हैं तो वायु से टकराते हैं तो घर्षण होता है उनमें, घर्षण होने के कारण क्या है, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो वो वहीं है ना जलकर खत्म हो जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर क्या है, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अगर ना कोई उल्का पिंड ऐसे टकरा जाए तो देखो, अब मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इनमें दोनों है कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। चलो करता हूँ, और एक सेकंड। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ है ना चित्र नहीं है उसका, तो मुझे बनाना पड़ेगा खुद। ठीक है, देखो ये सूर्य। ठीक है, सूर्य के पास में 4 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा कौन सा, शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। इन 4 ग्रहों के बाद इनमें बीच में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों की एक पट्टियां है। क्या है, एक पूरी पट्टी है। इस पट्टी के बाद के जो अन्य ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि है ना, यहाँ मंगल हो गया, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यूरेनस और वीनस। ठीक है, 4 ये हो गई। तो इन पट्टियों के बीच में जो पत्थरों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रह, मतलब जिनको ऐसा भी कहा है साइंटिस्टों ने कि ये ग्रहों से अलग हुए थे, उन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जबकि उल्का पिंड, वो भी पिंड ही होते हैं। ये अगर आप वैसे देखें ना तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह एक जैसे ही हैं दोनों। ठीक है ना, है ना, यही है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, चट्टानों की पिंड होते हैं, पथरीले दोनों ही चट्टानें होती हैं, है ना, दोनों ही पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ये दोनों ही पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे पिंड, उल्का पिंड बड़े होते हैं, इनकी साइज का अंतर होता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, उल्का पिंड जबकि कहीं भी घूमते रहते हैं, और जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी में भी उल्का पिंड हो सकते हैं, यानी बड़े साइज का जो पिंड है वो उल्का पिंड हो गया, और जो छोटे साइज का पत्थर है वो क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है किताब अपनी,
किताब कह रही है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा हुआ है? देखा है कभी ऐसे? यार आपने देखा नहीं होगा, देखने का प्रयास करना, कभी पूर्णिमा आए तब देखना, चंद्रमा में आकाश में देखना, तब महसूस होगा तुम्हें ना, इमेजिन करना, अलग अलग चित्र बन रहे होंगे, अर्सा मेजर है ना, बहुत सारी चीजें इस तरीके से। तो ये कह रही है कि जब हम आसमान में देखेंगे, किताब कह रही है कि जब हम आसमान में देखेंगे तो एक फैली मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी दिखाई देगी हमें, ठीक है, चमकदार सफेद चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, एक रास्ता जैसा दिखाई देगा। ये रास्ता क्या है? यह लाखों तारों का समूह होता है। ये जो तारे दिखाई देते हैं ना, पूरी की पूरी पट्टी, ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, या पट्टी, ये तारों की जो पट्टी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। हमारी जो आकाश गंगा है ना, उसका क्या नाम है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। अच्छा, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है, ठीक है, ऐसा कर लेता। तो उसका क्या नाम है? मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का भाग है। जो मिल्की वे आकाश गंगा है ना, इस आकाश गंगा का भाग है हमारा सौर मंडल। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि प्राचीन भारत में लोग जब आसमान की ओर देखते थे तो मतलब पूरी ही पूरी एक पट्टी दिखाई देती थी ना, जो चमकदार पट्टी है, तो लोग सोचते थे कि प्रकाश की एक नदी बह रही है आसमान में, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। यानी कि जिस प्रकार से गंगा नदी पृथ्वी पर बहती है, उसी प्रकार से आकाश में प्रकाश की एक नदी बह रही है, ठीक है। तो जिस प्रकार से अपनी नदी का नाम गंगा था, उसी प्रकार से उसका नाम क्या रख दिया? आकाश गंगा रख दिया, है ना। तो आकाश का इसका नाम कैसे पड़ा? तारों के एक समूह का नाम ना आकाश गंगा, तो इस तरीके से पड़ा। अब तो पता चल गया होगा आपको। आकाश गंगा करोड़ों तारों, आकाश गंगा की बात करें तो करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार जैसे ये आकाश गंगा है ना, जिसका नाम मिल्की वे है, अपनी जो आकाश गंगा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे तारों का समूह है, ठीक है। तो इसी प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे रहते हैं। यानी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी है ना। देखो, आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, एक सूर्य, एक तारा, फिर उसके चारों ओर ग्रह, एक मंडल, तो इतने असंख्य तारे हैं, उनके इतने असंख्य मंडल, ठीक है। तो आकाश गंगाएं भी बहुत सारी हैं। तो आकाश गंगा बहुत बड़ी है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत कठिन है। इस प्रकार आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे चित्र दिए हैं, है ना, ये प्रश्न दिए हुए हैं, ग्रहों तारों में क्या अंतर है। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना, नहीं कर पाए तो फिर वही बताना, है ना। इन नोट्स बना के मैं इन्हें समझाता हुआ सभी को बता दूंगा, ठीक है। इनके भी आंसर कमेंट में देने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। हाँ, पहला चैप्टर है, अभी मैंने समझाने का प्रयास किया है, और अच्छा लग रहा हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना ना, और कमेंट भी करते रहा करो, जिससे पता चले आप पढ़ रहे हो। और इसी तरीके से सभी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे हम, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को,
है ना, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, उन सभी को ये चित्र रह गया है पढ़ने को, है ना। ये चित्र, इस चित्र को पढ़ाता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। तो देखो अपर चित्र को, है ना, ये इस तरीके से जो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है यार, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुको, ठीक। ये सूर्य है, ठीक है, इसके सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। फिर दूसरे नंबर पर ये वाला, ये शुक्र। फिर तीसरे नंबर पर ये वाला पृथ्वी। चौथे पर ये मार्स। ये मैंने अभी बताई थी आपको, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वीनस। वीनस इधर होगा ना, ये नेपच्यून, सॉरी वीनस बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से। वीनस तो शुक्र को बोलते हैं, नेपच्यून, ठीक है ना, ये सब। और इसके बारे में, बुध के बारे में कितना क्या जानकारी दी गई है, इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा, पूरी परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 88 दिनों में पूरी करता है, याद रखना, आप याद कर लेना। और अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है? तो 59, 59 दिनों में घूम जाता है, ठीक है। ये शुक्र, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में करता है। कितने दिन? 255, 255, ठीक है। और अपने अक्ष पर कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है ना? तो घूर्णन, हाँ, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है ना, उसे घूर्णन कहते हैं, देखो, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? परिक्रमण और परिभ्रमण, नहीं, परिभ्रमण नहीं, घूर्णन ही कहते हैं उसको, ठीक है। ये याद रखना आप, तो उस टाइम थोड़ा दिमाग में नहीं रहा होगा, ठीक है। तो घूर्णन कितने दिनों में करता है शुक्र? तो 243 दिन में करता है, ठीक है। पृथ्वी 355 दिनों में पूरी एक परिक्रमा सूर्य की पूरा करती है, और अपने अक्ष पर एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में घूम जाती है। चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है? 1 है, ठीक है, यानी कि उपग्रह। चंद्रमा की संख्या मतलब उपग्रहों की संख्या 1 है। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? 1 है। मंगल ग्रह की बात करते हैं अब, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह 287, इसको मिटा दूं यार थोड़ा सा, ठीक है। 200 नहीं यार, मंगल ग्रह 687 दिनों में पूरा करता है परिक्रमा, ठीक है। अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। और ना, इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। ये 4 जो ग्रह है ना, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो 4 ग्रह है क्षुद्र पट्टी के अंदर के, जो 4 ग्रह है ना, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है। और बाकी के 4 बाहर के ग्रह, जैसे बृहस्पति और शनि, उन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं, चलो। ये बाह्य ग्रह हैं चारों, ठीक है। तो देखो, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल, 11 महीने, 12 है ना, लगभग 12 साल में करता है बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 11 साल 11 महीने, यानी कि लगभग 12 साल में एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि पृथ्वी के 12 साल और बृहस्पति का 1 दिन, दोनों बराबर होंगे, है ना। और बृहस्पति की बात करें तो ये घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। कितने में कर लेता है? 9 घंटे 56 मिनट, मतलब अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाता है, वो वाली बात है ना। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी दी हुई है किताब में? 53। तो 53 इसके क्या है? उपग्रह है, ठीक है। अब बात करते हैं हम शनि की। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। और शनि की बात करते हैं तो शनि 29 ईयर्स, 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीने में पूरी करता है परिक्रमा सूर्य की, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में, है ना। और इसकी भी उपग्रहों की संख्या लगभग 54 दी हुई है किताब में, एनसीईआरटी की किताब में यही आंकड़ा दिया हुआ है।
बात करते हैं यूरेनस की, तो यूरेनस 84 साल में, ठीक है, और 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है, और 27 इसके क्या है उपग्रह है, याद रखना आप। नेपच्यून 164 साल में, नेपच्यून का एक दिन यहाँ 2 बार जन्म हो गया हुआ पृथ्वी पर किसी का। मेरे कहने का मतलब है 164 साल ना, पृथ्वी के 164 साल, वहां का एक दिन नेपच्यून का। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 साल, सॉरी मैं दिन बोल रहा हूँ, साल, ठीक है, 16 घंटे 7 मिनट अपने अक्ष पर घूम जाता है नेपच्यून। चंद्रमा की संख्या क्या है, 13 है। तो ये सब था पहला चैप्टर। कैसा पढ़ाया अब मैंने, है ना, बताने का प्रयास करना, ठीक है। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करना, सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे ना दोस्तों। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे तुम देखोगे, अच्छे कमेंट करोगे, तो मैं नोट्स से भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इसके प्रश्न भी लेके आया करूंगा प्रत्येक चैप्टर में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।